हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमा वर्ल्ड पॉइंट में। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 45 लेके आए हैं। तो चलिए आप भी शुरू करिए हमारे साथ प्रैक्टिस सेट और बताइए कमेंट बॉक्स में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन दिया है हिजरी संमत कब आरंभ हुआ था। तो हिजरी संमत का जो आरंभ हुआ था वो कब हुआ था? 622 ईस्वी में हिजरी संमत का प्रारंभ हुआ था। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो जो इलाहाबाद अधिवेशन हुआ था, जो चौथे नंबर का अधिवेशन था, उसकी अध्यक्षता की थी जॉर्ज यूले ने। ये पहले विदेशी थे जिन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। बात करें दादा भाई नौरोजी ने, तो इन्होंने सेकेंड अधिवेशन जो कब हुआ था 1986 में, सॉरी 1886 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो ये कलकत्ता में हुआ था। उसकी अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने की थी। इसके अलावा सबसे ज्यादा बार अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति कौन है? सबसे ज्यादा बार अध्यक्षता किसने की है? तो दादा भाई नौरोजी ने ही सबसे ज्यादा बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की है। बात करें सरोजिनी नायडू ने, तो इन्होंने कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? इन्होंने 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ठीक है। और ये भारत की और ये भारत की प्रथम भारतीय महिला थी जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। ठीक है। उसके अलावा महात्मा गांधी ने 1924 के कानपुर अधिवेशन की, सॉरी 1924 के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और एकमात्र ऐसा अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। तो ये सारे अधिवेशन है, ध्यान रखिए। वायुमंडल की बाह्यतम परत को क्या कहते हैं? तो वायुमंडल की सबसे भारी परत को बहिर्मंडल कहा जाता है। जबकि सबसे आंतरिक परत को क्या कहते हैं? सबसे आंतरिक परत कौन सी है? सबसे आंतरिक परत आपकी क्षोमंडल है, जिसमें मौसम संबंधी घटनाएं होती है। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो उस समय के प्रधानमंत्री होते हैं। तो उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। ये कब की बात है? तो योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1950 में हुआ था। तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? उसमें भारत के प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। नोटा का विस्तारित रूप क्या है? नोटा का विस्तारित रूप होता है नन ऑफ द एबव। नन ऑफ द एबव नोटा का विस्तारित रूप होता है। शतरंज के खेल में खानों की संख्या कितनी होती है? तो शतरंज के खेल में खाने कितने होते हैं? 64 खाने होते हैं। 8 इस तरह से होते हैं और 8 इस तरफ होते हैं। ठीक है। 8 इंटू 8 कितना होता है? 64। अगले प्रश्न देखिए। शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कहाँ प्रदान किया जाता है? तो शांति क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिलता है आपका ओस्लो में, जो कि नॉर्वे की राजधानी है। बाकी जो 5 पुरस्कार हैं, बाकी के 5 नोबेल पुरस्कार हैं, वो कहाँ दिए जाते हैं? वो आपके स्टॉकहोम यानी कि स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। ठीक है। कुल 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। इनमें जो शांति वाला है वो ओस्लो में दिया जाता है, बाकी 5 स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। स्टैगफ्लेशन का क्या अर्थ है? स्टैगफ्लेशन का अर्थ होता है कि स्फीति तथा मंदी दोनों की स्थिति साथ साथ बनी रहे, यानी कि मुद्रास्फीति भी हो और आपकी मंदी भी हो। ठीक है। दोनों स्थिति साथ साथ बनी रहती है, तो उसको बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। अगला प्रश्न है कि स्वदेश में विकसित पृथ्वी क्या है? तो पृथ्वी का एक बैलिस्टिक मिसाइल है, यानी मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है आपकी पृथ्वी। अगले प्रश्न देखिए। 6B द्वीप किस खाड़ी में अवस्थित है? तो ये जो द्वीप है ये आपका मैक्सिको की खाड़ी में है। मैक्सिको की खाड़ी आपको पता ही है कहाँ पड़ती है, किस महासागर में? तो ये आपकी प्रशांत महासागर में पड़ती है। उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? तो उत्तरी ध्रुव की खोज करने वाले थे रॉबर्ट पेरी, जबकि दक्षिणी ध्रुव की खोज करने वाले थे आर एमंडसन। ठीक है। अगले प्रश्न देखिए। वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं? तो वर्तमान में मौलिक अधिकार हैं आपके 6, जबकि शुरुआत में कितने थे? 7 थे, जो कि 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। संपत्ति का अधिकार। अब संपत्ति का अधिकार क्या हो गया है? संपत्ति का अधिकार वर्तमान में क्या है? ये आपका विधिक अधिकार है, यानी कि कानूनी अधिकार बन गया है। अब आपका मूल अधिकार नहीं रहा है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय आपका द हेग यानी कि नीदरलैंड में है। कहाँ पड़ता है? आपका नीदरलैंड में पड़ता है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो गेटवे ऑफ इंडिया का जो स्थित है वो आपका मुंबई में है, जबकि इंडिया गेट कहाँ पर है? तो इंडिया गेट आपका दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली में। और गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? तो मुंबई में। चंद्रमा पर उतरने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो चंद्रमा पर उतरने वाला पहला व्यक्ति था आपका नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहला व्यक्ति था जो चंद्रमा पे उतरा था। तो यूरी गागरिन कौन थे? ये आपके अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति थे। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति, प्रथम व्यक्ति थे। ठीक है। अगले प्रश्न देखिए।
अदिश एक प्रमात्रा है जिसमें परिमाण होता है परंतु क्या नहीं होता है, तो जो अदिश राशियाँ होती हैं उनमें प्रमाण होता है लेकिन दिशा नहीं होती है। जो सदिश राशियाँ होती हैं इसमें परिमाण भी होता है और दिशा भी होती है। निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी वन लीवर का उदाहरण नहीं है, कौन सा नहीं है? तो देखिए, जो आपका कैंची होता है वो आपका श्रेणी वन का उदाहरण है, जबकि हैंडपंप भी आपका क्या है, श्रेणी वन का है, और फ्लास्क भी श्रेणी वन का है। आपका जो सरौता है वो आपका श्रेणी वन का उदाहरण नहीं है। ये किस श्रेणी का है, तो आपका श्रेणी टू में आता है, ठीक है, सेकंड श्रेणी का उदाहरण है। आपसे पूछा कौन सा नहीं है श्रेणी वन का, तो ये आपका नहीं है, ये सेकंड श्रेणी का है। अगला प्रश्न देखिए, घड़ी की जो कुंडलित कमानी होती है उसमें कौन सी ऊर्जा होती है, उसमें संचित ऊर्जा या फिर आप कह सकते हो स्थितिज ऊर्जा होती है। अगले प्रश्न देखिए, केल्विन पैमाने के किस बिंदु पर जल उबलता है? तो देखिए, आप सभी को पता है कि जल जो उबलता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे उबलता है। तो इसको हम केल्विन में चेंज करेंगे, कैसे चेंज करेंगे? केल्विन में चेंज करने के लिए इसमें हम 273 जोड़ देते हैं, तो इसमें 273 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? ये 373 केल्विन, ठीक है। केल्विन में कैसे चेंज करते हैं? 273 जोड़ के चेंज करते हैं, किससे? डिग्री सेंटीग्रेड से केल्विन में चेंज करने के लिए 273 जोड़ दिए जाते हैं, कितना हो जाएगा? 373 केल्विन। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दंत चिकित्सक का दर्पण किस प्रकार का होता है? तो जो दांतों का डॉक्टर होता है उसका दर्पण यूज करता है दांत देखने के लिए, वो कौन सा होता है? वो आपका आपका दर्पण होता है, ठीक है। तो जो व्यक्ति दाढ़ी बनाने के लिए यूज करते हैं, दाढ़ी बनाने के लिए भी कौन सा दर्पण यूज करते हैं? तो आपका आपका दर्पण ही प्रयोग किया जाता है। निम्न में से कौन सा सूक्ष्म तत्व है? सबसे सूक्ष्म तत्व इनमें कौन है? तो आपका हाइड्रोजन ही है सूक्ष्म तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गैस वेल्डिंग में सामान्यतः प्रयुक्त गैस कौन सी है? गैस वेल्डिंग में जो हम गैस यूज करते हैं वो कौन सी होती है? तो आपकी एसिटिलीन होती है। निम्न में से किस तत्व का परमाणु सबसे बड़ा होता है? सबसे बड़ा किसका होगा? जिसका परमाणु क्रमांक सबसे अधिक होगा। इन सब में सबसे अधिक किसका है? सीजियम का है, तो जिसका परमाणु क्रमांक सबसे अधिक है तो इसका क्या हो जाएगा? तत्व का परमाणु सबसे बड़ा हो जाएगा। नींबू रस का पीएच मान कितना होता है? तो नींबू रस का जो पीएच मान होता है वो 2.4 होता है। कैसा होता है? तो ये अम्लीय होता है। शुद्ध कार्बन का सबसे कठोर रूप कौन सा होता है? तो हीरा होता है सबसे कठोर रूप। परागण के लिए निम्न में से कौन सा तत्व आवश्यक है? तो हवा भी जरूरी है, पानी भी जरूरी है और कीट भी जरूरी है। तो ये सभी किसके लिए जरूरी है? तो परागण के लिए आवश्यक है। अगले प्रश्न देखिए, निम्न में से किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है? एनीमिया क्या होता है? आयरन की कमी से होता है, ठीक है। खून की कमी हो जाती है, मतलब शरीर में क्या होता है? खून की कमी हो जाती है, उसको बोलते हैं एनीमिया रोग। खून की कमी किसकी वजह से होती है? तो आयरन की कमी से, यानी कि लोहे की कमी से क्या हो जाता है? एनीमिया रोग हो जाता है। पौधों में जल की ऊपर की ओर गति क्या कहलाती है? तो पौधों में जल जो ऊपर की तरफ चढ़ता है तो क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं रसारोहण, ठीक है। निम्न में से किसके पाचन में लार मदद करती है? तो जब हम खाना खाते हैं तो मुंह में जो लार बनती है वो क्या करती है? वो किसका पाचन करती है? तो वो आपका स्टार्च का पाचन करती है। स्टार्च मतलब यानी कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन करती है। होमो सेपियंस निम्न में से किसका वैज्ञानिक नाम है? तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सेपियंस सेपियंस है, ठीक है। अगले प्रश्न, पेड़ की एक डाल पर 6 चिड़िया बैठी हैं, एक शिकारी एक चिड़िया को गोली मार देता है, तो पेड़ पर शेष कितनी चिड़िया बचेंगी? इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, कितनी चिड़िया बचेंगी। अगला प्रश्न देखते हैं, संख्या लिखे हुए को आरोही क्रम में सजाएं तथा दाएं से चौथे और बाएं से तीसरे अंक के बीच अंतर का मान कितना होगा? तो जब हम इसको आरोही क्रम में लगाएंगे, आरोही क्रम का मतलब सबसे छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। सबसे छोटी संख्या इसको आरोही क्रम में लगाएंगे, कितना होगा? पहले 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4, फिर 5, फिर 7, फिर 8 और 9। तो आरोही क्रम में सजाएं तथा दाएं से चौथा कौन सा हो जाएगा? 1 2 3 4, पांचवा हो जाएगा, और बाएं से तीसरा 1 2 3। इन दोनों का अंतर बताना है। 3 और 5 का अंतर कितना होता है? 2 होता है। ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा। दिए विकल्पों में से भिन्न शब्द को चुनिए, इन्हें भिन्न बताना कौन सा हो जाएगा? कछुआ, व्हेल और बतख और कौवा। तो ये तीनों पानी से संबंधित हैं, जबकि कौवा पानी से संबंधित नहीं है। कौवा आपका अलग हो जाएगा। अगले प्रश्न देखिए, ये आपको दिए गए अक्षर श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? देखिए कौन सा आएगा यहाँ पे। देखिए, जब ए में है, जब हम 3 ऐड करेंगे, प्लस के 3 ऐड करेंगे तो डी मिलेगा, प्लस के 3 ऐड करेंगे जी मिलेगा, प्लस के 3 करेंगे तो जे मिलेगा, और प्लस के 3 करेंगे तो एम मिलेगा। यहाँ पर हमें कितना करना पड़ेगा? प्लस के 3 ही हमें ऐड करना पड़ेगा। इसका मतलब एम प्लस के 3 कितना होता है? पी होता है। आपका ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न देखिए, किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में एग्जीक्यूटिव को इस तरह से लिखा जाता है, तो रीजनिंग को किस तरह से लिखा जाएगा? देखिए, एग्जीक्यूटिव से कैसे बनाया है इसने, तो देखिए जो बीच वाली संख्या है उसको बीच में रखा है, ठीक है। बाकी जो शुरू की 4 संख्या हैं
उसको क्या कर दिया, उल्टा कर दिया, यानी CEXE, CEXE। बाकी जो लास्ट वाली संख्या फिर उनको उल्टा करके लिखा है, यानी EBIT तो EBIT। ऐसे हम रीजनिंग को लिखेंगे। तो इसका मतलब ओ जो बीच में है वो आपका बीच में ही रहेगा, जो कि आपके सिर्फ इसमें है, इसमें है, इसमें बीच में नहीं है, तो हमारा आंसर नहीं होगा। 3 ऑप्शन बचे हमारे पास। अब देखिए जो REAS है इसको उल्टा करेंगे तो SAER आना चाहिए शुरू में, SAER, जो कि किस में है, इसमें ही है, बाकी किसी में भी नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। इसमें था जो कि हमने पहले ही एलिमिनेट कर दिया। अगला प्रश्न देखिए, log 4 बेस x की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो x का मान कितना होगा। तो देखिए इसका मान कितना हो जाएगा, x की पावर 2, x की पावर 2 बराबर 4, तो x पावर यहाँ से कितना मिल जाएगा, x पावर मिल जाएगा हमको 2। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये कैसे हुआ, तो देखिए कैसे करते हैं इसको। देखिए यहाँ पे समझ लीजिए इसको, यहाँ पे देखिए यदि मान लीजिए log a यानी log m बेस a बराबर n है, तो क्या होता है कि a की पावर n बराबर m होता है। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, a की पावर m n बराबर n, यानी ये इसकी पावर क्या हो जाती है, ये संख्या इसकी पावर में चेंज हो जाती है, यानी कि x की कहाँ है, x की पावर 2 के बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें x के बराबर 4, तो x पावर कितना मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। अगले प्रश्न देखिए, 0.333 का मान क्या हुआ। तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं 0.3 के ऊपर बार, क्योंकि संख्या रिपीट हो रही है। अब बार कैसे उठाते हैं, तो 3 लिखा, 3 लिख लीजिए, और कितने अंक हैं, 1 अंक है, बटे में कितना आ जाएगा, 1 9 आ जाएगा। 3/9 किस बराबर होता है, तो 1/3 के बराबर होता है, 3/9, 3 एकम 3, 3 तिया 9, यानी 1/3। आपका आंसर कितना हो जाएगा, 1/3। देखिए ये आपको दे रखा है a², उसकी पावर 3, उसकी पावर 4, उसकी पावर 5। जब कोष्टक के बाहर घातें होती हैं तो घातों का आपस में क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। इसको लिख सकते हैं हम a की पावर 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5। कितना हो जाएगा ये हो जाएगा a की पावर 5 चौक 20 60 दूनी 120, यानी a की पावर 120। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, आपको बताना है कि जो x है वो कितने अंश का होगा। आपको पता है कि पूरा जो कोण होता है वो कितने अंश का होता है, 180 अंश का होता है, जिसमें से ये वाला कोण कितने अंश का है, 120 अंश का है। तो ये वाला कोण कितने अंश का बचेगा, 180 माइनस के 120, यानी कि 60 अंश का बचेगा। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 60 डिग्री। अगले प्रश्न देखिए, एक वर्ग की भुजा 25 सेंटीमीटर है, तो उसका परिमाप कितना होता है। तो वर्ग का परिमाप कितना होता है, 4 गुणा भुजा। वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है, 4 गुणा भुजा। 4 गुणा भुजा कितनी है, 25, कितना हो जाएगा, 25 चौका 100, 100 सेंटीमीटर आप इसका क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा। tan 60 का मान कितना होता है, तो tan 60 का मान होता है √3। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न देखिए, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन दिया है, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 5 है, 1/4 का मतलब 4 पंजे 20 और 1 21, 21/4 लिख लेते हैं इसे, प्लस 8 24 और 1 25/8 लिख लेते हैं, डिवाइड बाई 4 एकम 4 और 1 5/4, माइनस 4 एकम 4 और 1 5/4। क्लियर। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो इसको सॉल्व करते हैं बोडमास नियम के हिसाब से। बोडमास नियम क्या कहता है, बोडमास नियम कहता है कि पहले हम भाग करेंगे, फिर गुणा, फिर जोड़ और फिर घटाओ। तो इसमें गुणा तो है नहीं, पहले हम भाग करके देख लेते हैं। भाग करने का मतलब होता है कि उल्टा करके उससे गुणा कर दीजिए, इनके 21/4 प्लस के 25/8, इसको उल्टा कर देते हैं 4/5, माइनस के 5/4। इसको सॉल्व कर लीजिए, कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, 4 से कटेगा 2 बार, 5 से कटेगा है 5 बार, यानी 5/2 बच जाएगा यहाँ पे। 21/4 प्लस के 5/2 माइनस के 5/4। अब प्लस वाली संख्या को जोड़ लीजिए, इन दोनों को जोड़ लेंगे। तो कैसे जोड़ेंगे इसको, इसका एलसीएम कितना जाएगा 4, यहाँ आ जाएगा 21 और यहाँ आ जाएगा आपका 10। ठीक है, माइनस के 5/4 तो आपका चल ही रहा है, तो ये हो जाएगा आपका 31/4, यहाँ लिख लेते हैं 31/4 माइनस के 5/4। 31/4 माइनस के 5/4 कितना हो जाएगा, आधार समान है तो ऊपर डायरेक्ट घटा सकते हैं। 31 माइनस के 5 कितना हो जाएगा, 26, 26/4, और 26/4 का मतलब 2 से 2 बार, 2 से 13 बार, 13/2। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 13/2। 13/2 का मतलब 6 दूनी 12 और 1 13, यानी 6 सही 1/2। ऑप्शन नंबर ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 6 10 15 का एलसीएम बताइए। तो देखिए 20 तो 15 से कटेगा नहीं,
30 आपका 6 से भी कटता है, 10 से भी कटता है, 15 से भी कटता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा एलसीएम। 22.5% कितने डिग्री कितने के बराबर होता है? तो देखिए 22.5% का मतलब 22.5% हटाएंगे तो बटे में कितना आ जाएगा 100। अब देखिए पॉइंट हटाएंगे तो 0 और आ जाएगा। देखिए 22 निम्मा सॉरी 25 निम्मा 225, सॉरी पॉइंट में निकालना है तो पॉइंट में निकालना तो डायरेक्ट निकाल दीजिए। अब देखिए इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ। देखिए 225 बटे में कितना आ जाएगा 1000। 1000 का मतलब दाएं तरफ से 3 अंकों के बाद में पॉइंट आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 0.225 आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यदि 1 रुपए की 10 की दर से नींबू बेचने पर विक्रेता को 20% का लाभ हो तो 1 रुपए की कितनी नींबू खरीदी गई थी? देखते हैं इसको सॉल्व कैसे कर रहे हैं करेंगे। देखिए देखिए मान लेते हैं कि उसने एक्स नींबू कितने रुपए खरीदे, 1 रुपए के खरीदे, ठीक है। तो एक नींबू कितने का पड़ा उसे, एक नींबू पड़ा उसे 1/x रुपए का, ठीक है। यानी एक नींबू का जो क्रय मूल्य है वो 1/x रुपए है। अब वो कितने रुपए का लाभ कमा रहा है, तो 20% का लाभ कमा रहा है बेचने पर। तो 1/x का 20% यानी कि 120/100 कर देंगे तो ये हमारा क्या निकल आएगा, ये हमारा विक्रय मूल्य निकल आएगा, जो किसके बराबर है 1 रुपए की 10 की दर से बेचे, यानी 10 नींबू 1 रुपए के बेचे, तो इसका मतलब एक नींबू का विक्रय मूल्य कितना आएगा, एक नींबू विक्रय मूल्य आएगा 1/10 रुपए, यानी ये किसके बराबर हो जाएगा 1/10 के बराबर यहाँ से निकाल के आ सकता है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए 10 से ये 0 खत्म, तो इस वाले 0 से ये वाला 0 खत्म, तो यहाँ से आपको 1/x बराबर कितना मिल जाएगा, 1/x बराबर मिल जाएगा 1/12। तो x बराबर यहाँ से कितना मिल जाएगा, x बराबर 12। x हमने क्या माना था, हमने माना था 1 रुपए कितने नींबू खरीदे, तो 1 रुपए कितने नींबू खरीदे हमने, 12 नींबू खरीदे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, ए बी सी और डी का औसत क्या हो, औसत क्या होता है, सभी संख्याओं का योग बटे में कुल संख्या। इन सबका जोड़ कितना हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बटे में कितनी संख्या है, 4 संख्या है, 4 का भाग कर देंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, जो पूर्ण वर्ग संख्या होगी। देखिए इसको समझ लीजिए अच्छी तरह से। देखिए 6 अंकों की जो बड़ी से बड़ी संख्या होती है वो कितनी होती है, तो होती है आपकी 9,93,999, ठीक है। ये बड़ी से बड़ी क्या होती है संख्या होती है। अब पूर्ण वर्ग संख्या बतानी है, तो इससे जो बड़ी संख्या होगी वो कितनी होगी, इससे जो बड़ी संख्या होगी वो आपकी कितनी होगी, वो आपकी कितनी हो जाएगी, ये संख्या होगी इससे बड़ी वाली संख्या, जो कि आपकी क्या है पूर्ण वर्ग संख्या है, क्योंकि इसका एक जोड़ा यहाँ से बन जाएगा, एक जोड़ा यहाँ से बन जाएगा, एक जोड़ा आपका यहाँ से बन जाएगा, एक का एक, यानी यानी आपका ये 1000 का क्या है स्क्वायर है, यानी 1000 की वर्ग संख्या है ये। इसका मतलब ये इससे जो छोटी संख्या होगी, यानी इससे जो छोटी संख्या जो कि 6 अंकों की होगी वो किसका वर्ग होगी, तो वो आपका 999 का वर्ग होगी ना होगी। जब सब इससे एक अंक बड़ी संख्या 1000 का वर्ग है, तो इससे जो छोटी संख्या होगी, जो सबसे बड़ी संख्या होगी 6 अंकों की, वो 999 का पूर्ण वर्ग होगी, क्योंकि आपको पूर्ण वर्ग संख्या बतानी है। तो 999 का पूर्ण वर्ग कैसे निकालेंगे, तो 999 का पूर्ण वर्ग निकालेंगे, इसका मतलब 999 का गुणा आपको 999 में करना है। तो कैसे करेंगे, तो देखिए इसका ट्रिक क्या होती है कि जो संख्या आपके पीछे लिखी हुई उससे एक कम कर दीजिए, यानी कि 998 लिख लीजिए। अब इसको 9 को 9 बनाना है, यानी 9 को 9 बनाने के लिए हमें इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा, तो हमें 0 जोड़ना पड़ेगा। ऐसे ही इस 9 को 9 बनाने के लिए हमें 0 जोड़ना पड़ेगा, और इस 8 को 9 बनाने के लिए हमें 1 जोड़ना पड़ेगा। तो यही क्या हो जाएगा आपका 999 का पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। तो यानी कि ये आपका राइट आंसर भी यही हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 998001, यानी कि ऑप्शन नंबर ये आपका क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा, जो कि किसका वर्ग होगा, जो कि आपका 999 का वर्ग होगा। अगला प्रश्न देखिए, 400 का 4 वर्षों में कितने रुपए सैकड़े वार्षिक ब्याज की दर से 80 रुपये ब्याज हो जाएगा। तो देखिए 80 ब्याज है कितने का, 400 का, दर पूछिए आपसे, समय कितना है 4 बटे में आ जाएगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 4 इंटू 4 16, 16 पंजे 80, कितने में कटेगा 5 बार, तो दर कितनी होगी, आर बराबर 5%। ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा। 1/5 अनुपात 1/x बराबर 1/x अनुपात 1/1.25, तो x की वैल्यू बताइए। तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं इसे। देखिए अनुपात का मतलब होता है कि बटे में लिख सकते हैं उसको, यानी कि 1/5 बटे में है 1/x बराबर 1/x बटे में 1/1.25। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, उल्टा करके गुणा में ले सकते हैं। इसका मतलब 1/5 गुणा x बटे में 1 बराबर 1/x उल्टा करके 1.25 अब 1 में 1। क्लियर। अब पॉइंट हटाएंगे यहाँ से, बटे में कितना जाएगा, 2 जीरो बढ़ जाएंगे,
अब उसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए यहाँ 125 है, तो 25 से कटेंगे तो 5 बार, 25 से कटेगा आपका 4 बार। अब देखिए x का गुणा x में करेंगे और 5 का गुणा 5 में हो जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर बराबर 5 इंटू 5 यानी कि 25 और बटे में कितना आ जाएगा आपका 4। तो यहाँ से x बराबर में कितना मिल जाएगा, x बराबर अंडर में 25 बटे में 4। इसका वर्गमूल कितना है, 25 का वर्गमूल 5 और 4 का वर्गमूल 2। 5 बटे 2 का मतलब 2.5। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ जाएगी 2.5, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है आज का। देखिए क्या है प्रैक्टिस सेट कि ए बी सी 3 गुणक यानी समुच्चय है, सेट है, तो ए माइनस के बी यूनियन सी क्या होगा। तो ए माइनस के बी यूनियन सी का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस के बी इंटरसेक्शन ए माइनस के सी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो ये था आज का प्रैक्टिस सेट। आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।